मैंने संयोग से सेंट के 12 टैलिस्मन्स हासिल कर लिए, लेकिन उस कमीने सिस्टम ने मुझे उनमें से सिर्फ एक ही इस्तेमाल करने दिया। बाकी टैलिस्मन्स मुझे प्रेस्टीज पॉइंट्स कमाकर ही अनलॉक करने थे। मैंने बहुत सोच विचार किया और आखिर में हॉर्स टैलिस्मन चुना। पहले तो सोचा था कि इसकी हर बीमारी ठीक करने वाली ताकत के दम पर आधुनिक शहर में एक मिरेकल डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन फिर ध्यान से सोचा तो लगा कि ये सही नहीं होगा। आखिर आज के समाज में अगर ऐसी सुपर पावर सबके सामने आ गई तो सीधा मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। अच्छी बात ये रही कि सिस्टम ने मेरे लिए सीधे एंशिएंट वर्ल्ड में जाने वाला एक पोर्टल खोल दिया। तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। जब आधुनिक दुनिया में खुलकर कुछ नहीं कर सकता तो क्यों ना एंशिएंट वर्ल्ड में जाकर खुद को एक अमर इमॉर्टल सेज बनाकर लोगों के सामने पेश करूं और अपनी डिवाइन पावर से प्रेस्टीज कमाऊं। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत एंशिएंट क्लोथ्स और तरह तरह के प्रॉप्स खरीद ली। सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद मैं पोर्टल में कदम रख दिया। दोबारा आंख खुली तो मैं एंशिएंट वर्ल्ड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैंने बिनोकुलर से चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर एक गांव दिखाई दिया, लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था कि सीधे पहाड़ से उतरकर लोगों के सामने पहुंच जाता। अगर इमॉर्टल बनना है तो उसी की तरह रॉब भी होना चाहिए। इंसानों को खुद मुझे ढूंढते हुए आना होगा, तभी मेरी पहचान बनेगी। मैंने पहले से तैयार की हुई ड्राई आइस की धुंध पूरे इलाके में फैला दी। देखते ही देखते पूरा पहाड़ बादलों और धुंध से ढक गया और चारों तरफ इमॉर्टल ऑरा फैल गई। उसके बाद मैंने हाई पावर स्पॉटलाइट का स्विच दबाया और पहाड़ की छोटी से आसमान की ओर एक तेज सफेद रोशनी सीधी उड़ गई जो बहुत दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय पहाड़ के नीचे स्थित चिंगजियन विलेज में गांव के मुखिया जो माओ के चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। कभी ये एक शांत और खुशहाल गांव था, लेकिन करीब 15 दिन पहले अचानक फैली एक प्लेग ने सब कुछ बदल दिया था। मुखिया जी, आप ही गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं, कृपया कोई उपाय सोचिए। मेरी बेटी नियानियन को बचा लीजिए। शिकारी शीमंग धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उसके बगल में खड़ी उसकी बेटी नियानियन का चेहरा पीला पड़ चुका था। पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा था और उसकी सांसें भी अब टूटने लगी थी। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, इस प्लेग की कोई दवा नहीं है। जब तक कोई इमॉर्टल धरती पर उतर कर न आए तब तक बचने की कोई उम्मीद नहीं। तभी अचानक दूर पहाड़ों के बीच से एक चमकदार रोशनी आसमान में उठी। ये नजारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। मुखिया जी, वो तो शुभ संकेत है। जो माओ ने सिर उठाकर उस रोशनी को देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सचमुच कोई इमॉर्टल प्रकट हुआ है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार ग्रामीण भी किसी तरह उठ खड़े हुए और एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ चलने लगे। जल्दी चलो, इमॉर्टल से हमारी जान बचाने की विनती करनी होगी। तभी जो माओ ने सबको रोकते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाओ। वो पहाड़ यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर है। तुम लोगों की ये हालत लेकर वहां तक कैसे पहुंचोगे? और रात के समय जंगली जानवर भी निकलते हैं। अभी जाना बहुत खतरनाक होगा। सुबह होने दो, तब जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गांव वाले निराश हो गए, लेकिन शीमंग अचानक खड़ा हो गया। मुखिया जी, अगर सुबह तक इंतजार किया तो हो सकता है इमॉर्टल जा चुके हों। मेरी बेटी और गांव वाले इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं शिकारी हूँ और पहाड़ के रास्ते अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पहले जाकर रास्ता देखा हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए इमॉर्टल को गांव लेकर ही लौटूंगा। जो माओ के मन में चिंता थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, सावधानी से जाना। शीमंग ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, चिंता मत कीजिए, मैं गांव वालों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, मशाल जलाई और गहरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उधर मैं बिनोकुलर्स से नीचे गांव वालों की हर हरकत देख रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कान अब छिपाए नहीं छिप रही थी। आखिर मछली कांटे में फंस ही गई। मैं आराम से एक समतल पत्थर पर पालथी मारकर बैठ गया और एक शांत गंभीर इमॉर्टल की मुद्रा बना ली। दूसरी तरफ शीमंग मशाल लेकर हाँफता हुआ पहाड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक एक भयानक जानवर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। अगले ही पल दर्जनों भेड़िए जंगल से निकलकर उसे चारों तरफ से घेरने लगे। काफी देर बीत गई, लेकिन कोई भी मेरे पास पहाड़ पर नहीं पहुंचा। मेरा मन बेचैन होने लगा। कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया? मुझे चिंता होने लगी। इसलिए मैंने अपना ड्रोन निकाला और उसे पहाड़ के नीचे उड़ाकर भेज दिया। ड्रोन की स्क्रीन पर जो नजारा दिखाई दिया उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। शीमंग पहाड़ के बीचों बीच दर्जनों भेड़ियों से घिरा हुआ था। उसके पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। अगर ये आदमी यहीं मर गया तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। इस समय उसकी मशाल भी लगभग बुझ चुकी थी और उसके शरीर पर भेड़ियों के पंजों के कई गहरे घाव बन चुके थे। सामने घेर कर खड़े भेड़ियों को देखकर उसके दिल में सिर्फ पछतावा बचा था। निया बेटी, तुम्हारा पिता तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं इमॉर्टल को नहीं ला सका। तभी जब वह अपनी जान की बाजी लगाकर आखिरी हमला करने ही वाला था, अचानक एक कान फाड़ देने वाली जबरदस्त गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। धरती तक कांपने लगी। अगले ही पल वुल्फ किंग का सिर पल भर में फट गया और बाकी भेड़िए भी उस भयानक शक्ति से डरकर पीछे हट गए। ये तो इमॉर्टल मैजिक है। अगले ही क्षण सफेद वस्त्र पहने मेरी आकृति हवा में चलते हुए उनके सामने आ पहुंची। मेरे हाथ में एक अजीब आकार का लाउड स्पीकर था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, दुष्ट जानवरों, मेरी सीमा में उत्पात मचाने की हिम्मत कैसे हुई? भेड़िए डर तो गए थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह भागे नहीं थे, मानो सोच रहे हो कि हमला जारी रखें या नहीं। मैंने बिना एक पल गंवाए फिर से लाउड स्पीकर उठाया। एक और भयानक गर्जना गूंजी और एक भेड़िया वहीं ढेर हो गया। इस बार पूरा झुंड बुरी तरह डर गया और चारों दिशाओं में भाग खड़ा हुआ। ये दृश्य देखकर शीमंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा और बार बार सिर झुकाकर बोला, धन्यवाद इमॉर्टल, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही डर और थकावट की वजह से उसका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने धीरे से कहा, पहले तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। मैंने हाथ उठाया। मेरी आंखों में हॉर्स टैलिस्मन की परछाई चमकी और उंगलियों से बैंगनी डिवाइन लाइट निकलकर उसके शरीर पर उतर गई। शीमंग को लगा जैसे गर्माहट की एक लहर पूरे शरीर में दौड़ गई हो। उसके सारे घाव पल भर में भर गए और प्लेग के सारे लक्षण
लक्षण भी पूरी तरह गायब हो गए। वह तुरंत उठकर बार बार सिर झुकाने लगा। इमॉर्टल की डिवाइन पावर सचमुच अद्भुत है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। मैंने पूछा, एक साधारण इंसान आधी रात को इस पहाड़ पर किस लिए आया है? शीमंग ने तुरंत जवाब दिया, इमॉर्टल, हम नीचे छिंगजियान विलेज के रहने वाले हैं। हमारे गांव में भयानक प्लेग फैल गई है, बहुत लोग मर चुके हैं। कृपया दया करके पूरे गांव को बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर भौहें सिकोड़ ली और दूरी बनाते हुए कहा, इमॉर्टल और इंसानों की दुनिया अलग होती है। मुझे नश्वर संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शीमंग फिर से घुटनों पर गिर पड़ा। इमॉर्टल, गांव के सभी लोग निर्दोष हैं, कृपया उन पर दया कीजिए। अब मुझे लगा कि ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने कपड़ों से एक चांदी जैसी सफेद बिल निकाली और कहा, ये मेरी बनाई हुई चिंगी बिल है। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव में बांट देना। प्लेग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। शीमंग ने दोनों हाथों से बिल लेते हुए कहा, इमॉर्टल, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। वह जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया। रुको, वह तुरंत पलटकर बोला, इमॉर्टल, क्या कोई और आदेश है? तभी मुझे याद आया कि मुझे इस दुनिया की जानकारी भी जुटानी है। मैंने शांत स्वर में पूछा, मैं कई वर्षों से एकांत में साधना कर रहा हूँ और दुनिया की खबरों से दूर हूँ। बताओ, इस समय कौन सा वर्ष चल रहा है और पूरे साम्राज्य पर किस शाही परिवार का शासन है? शीमंग झेंपते हुए बोला, इमॉर्टल, मैं तो बस एक साधारण शिकारी हूँ, राज दरबार की बातें नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूँ कि इस समय जाओ रॉयल फैमिली पूरे साम्राज्य पर शासन कर रही है। इतना सुनते ही मुझे इस दुनिया का लगभग अंदाजा हो गया, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। ठीक है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। शीमंग जल्दी से बोला, हमारे गांव के मुखिया जो माओ पढ़े लिखे हैं, उन्हें दुनिया की काफी जानकारी है। मैं नीचे जाकर उन्हें आपके दर्शन के लिए भेज दूंगा। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, इमॉर्टल, गांव लौटने के बाद मैं आपके सम्मान में एक श्राइन बनवाना चाहता हूँ ताकि हर दिन आपकी पूजा कर सके। कृपया अपना डिवाइन नेम बताइए। यह सुनकर मेरे मन में एक विचार आया, अगर मुझे इस दुनिया में अपना प्रभाव बनाना है तो एक दमदार नाम होना चाहिए। चूंकि 12 टैलिस्मन्स की शक्ति होली लॉर्ड से जुड़ी थी, मैंने तुरंत फैसला किया। मैंने हल्का सा सिर उठाकर कहा, मेरा नाम होली लॉर्ड सुचान है। अब जाओ और समय बर्बाद मत करो। शीमंग ने आदर से सिर झुकाया, पिल को सावधानी से सीने से लगाया और तेजी से पहाड़ से नीचे उतर गया। उसे जाते हुए देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उधर छिंगजियन विलेज में सभी लोग बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। शीमंग अंधेरे से निकलकर गांव में पहुंचा और जोर से बोला, मैं इमॉर्टल से मिल आया हूँ। ये इमॉर्टल मेडिसिन उन्होंने दी है, इसे पानी में घोलकर पीते ही प्लेग खत्म हो जाएगी। जोमाओ ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं वो कोई डीमन बीस्ट या भ्रम तो नहीं था? शीमंग बोला, मुखिया जी, इमॉर्टल ने एक इशारे में पूरे वुल्फ को मार भगाया और मेरे सारे घाव और प्लेग भी पल भर में ठीक कर दिए। इसमें जरा भी झूठ नहीं है। उसने अपने कपड़े हटाकर शरीर दिखाया। सचमुच उसके सारे घाव गायब थे। जोमाओ ने ध्यान से देखकर कहा, अगर सचमुच इमॉर्टल का आदेश है तो हम उसी का पालन करेंगे। उसने तुरंत पानी से भरा बड़ा बर्तन मंगवाया और पिल उसमें घोल दी। सब लोग लाइन लगाओ, हर व्यक्ति सिर्फ एक कटोरा पिएगा। जैसे ही गांव वालों ने वह पानी पिया, उनके शरीर हल्के हो गए और सारी तकलीफें गायब होने लगी। केवल 1 घंटे के भीतर पूरे गांव की प्लेग पूरी तरह खत्म हो गई। पूरा गांव खुशी से गूंज उठा। ये सचमुच डिवाइन मेडिसिन है? किसी ने पूछा। शीमंग, इमॉर्टल का नाम क्या है? हमें उनका धन्यवाद करना होगा। शीमंग ने गर्व से कहा, इमॉर्टल ने अपना नाम होली लॉर्ड सुचान बताया है और उन्होंने मुखिया जी को कल पहाड़ पर बुलाया है। जो माओ ने तुरंत कहा, अगर इमॉर्टल ने बुलाया है तो मैं स्वयं जाकर उनके दर्शन करूंगा। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो आदत के अनुसार मैंने सिस्टम पैनल खोला। उसमें दिख रहे आंकड़े देकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गया। होस्ट सुसीआई, हॉर्स टैलिस्मन अनलॉक, नेक्स्ट टैलिस्मन अनलॉक, प्रोग्रेस 100%। मैं हैरान रह गया। क्या प्रोग्रेस पूरी हो गई? लेकिन छिंगजियन विलेज की आबादी तो बहुत कम है, इतनी जल्दी प्रेस्टीज कैसे भर गई? मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये कैसे हुआ? सिस्टम ने जवाब दिया, प्रेस्टीज केवल लोगों की संख्या से नहीं मिलती, उनकी फेथ, ग्रेटिट्यूड, इमोशन की इंटेंसिटी और आपके प्रभाव के दायरे को मिलाकर गणना की जाती है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। गांव वाले पहले प्लेग से पूरी तरह निराश हो चुके थे और फिर मैंने उन्हें डिवाइन पावर और मेडिसिन से बचा लिया, इसलिए उनका विश्वास और श्रद्धा बेहद गहरी हो गई थी। अब मुझे इमॉर्टल की पहचान को और मजबूत करने के लिए अगली शक्ति चाहिए थी। मैंने बिना देर किए अगला टैलिस्मन अनलॉक कर दिया। एक नई शक्ति मेरे शरीर में समा गई। मैंने सामने पड़े एक विशाल पत्थर पर ध्यान लगाया। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे अंदर जाग उठी है। मैंने मन को केंद्रित किया और अचानक मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ गए। मैं हवा में तैरने लगा। तो यही उड़ने का एहसास है। मैं खुशी से भर गया और पक्षी की तरह पहाड़ों के बीच उड़ता रहा। काफी देर बाद वापस चोटी पर लौट आया। उड़ने की आदत पड़ने के बाद मैंने नई शक्ति की दूसरी क्षमता आजमाने का फैसला किया। मैंने कई किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी पर पड़े एक विशाल पत्थर पर ध्यान लगाया। देखते हैं क्या मैं उसे यहाँ से नियंत्रित कर सकता हूँ। कुछ ही पल में वह विशाल चट्टान हवा में उठ गई और वहीं स्थिर होकर तैरने लगी। मैं मुस्कुराया। लगता है इस टैलिस्मन की रेंज मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीमी थी, मानो कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर धीरे धीरे चल रहा हो। अब मुझे इसकी ताकत समझ आ गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी बेहद लंबी रेंज और स्टेबल कंट्रोल थी, लेकिन स्पीड इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर भी इस दुनिया में जहाँ किसी के पास सुपरनैचुरल पावर नहीं थी, ये शक्ति किसी गॉड जैसी थी। तभी पहाड़ के नीचे से कदमों की आवाज आई। मैंने देखा कि कल वाला शीमंग इस बार एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को साथ लेकर ऊपर आ रहा था। वह निश्चित ही विलेज चीफ जो माओ था। मैं तुरंत हवा में उड़कर उनके आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और मुझे हवा में तैरता देखा, वे दोनों अवाक रह गए। शीमंग और जो माओ तुरंत घुटनों पर बैठ गए। होली लॉर्ड, हम आपका प्रणाम करते हैं, मैंने शांत स्वर में कहा। औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने जो माओ की ओर देखते हुए पहला सवाल पूछा, इस समय कौन
कौन सा वर्ष चल रहा है और यह स्थान किस राज्य के अधीन है। जो माओ ने आदर से उत्तर दिया, होली लॉर्ड, अभी ग्रेट सॉन्ग डायनेस्टी का तियनशेंग का तीसरा वर्ष चल रहा है। यह स्थान जांगनान के पिंगजांग प्रेफेक्चर के अधीन आता है। यह सुनते ही मेरे मन में हलचल मच गई। यह नॉर्दर्न सॉन्ग डायनेस्टी का स्वर्ण काल था, तियनशेंग का तीसरा वर्ष, जब एम्परर रेनजोंग के शासन में पूरा साम्राज्य स्थिर और समृद्ध था। मैंने जानबूझकर गहरी सांस लेकर कहा, जब मैं पिछली बार संसार में आया था तब ग्रेट हान डायनेस्टी का समय था। यह नहीं सोचा था कि एक बार ध्यान में लीन होने के बाद जागूंगा तो हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। जो माओ यह सुनकर बुरी तरह चौंक गया और जल्दी से बोला, होली लॉर्ड, हान डायनेस्टी को समाप्त हुए 1000 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। समय बदल गया, राजवंश बदल गए, संसार पूरी तरह बदल चुका है। मैंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, समय सचमुच किसी का इंतजार नहीं करता। फिर जो माओ ने आदर से पूछा, होली लॉर्ड, इस बार आपके संसार में आने का कोई विशेष उद्देश्य है? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तो केवल समय की इच्छा के अनुसार संसार में आया हूँ और कुछ लोगों का भाग्य बदलना चाहता हूँ। तभी शिमंग आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, होली लॉर्ड, यदि आपका कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कृपया हमारे चिंगजियन विलेज चलिए। आपने कल पूरे गांव की जान बचाई है, आप हमारे सबसे बड़े उपकारी हैं। कृपया हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। पहले तो मैं मना करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि अब जबकि मेरे पास सुपरनैचुरल पावर है तो पहाड़ पर छिपे रहने से बेहतर होगा कि एंशिएंट वर्ल्ड को भी करीब से देखा जाए और साथ ही अपनी रेपुटेशन भी बढ़ाई जाए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग इतने आग्रह से बुला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर मैंने उंगली हल्की सी हिलाई। टेलीकिनेसिस टैलिस्मैन की शक्ति सक्रिय हो गई। अगले ही पल शिमंग और जो माओ को लगा कि उनका शरीर अचानक जमीन से ऊपर उठ गया है। दोनों हवा में तैरने लगे। वे घबराकर चिल्लाए, होली लॉर्ड, हम उड़ रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं केवल अपनी डिवाइन पावर से तुम्हें उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें पहाड़ से उतरने में कष्ट न हो। लगभग 10 मिनट बाद हम चिंगजियन विलेज पहुंच गए। तभी गांव वालों ने आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी देखो, आसमान में 3 लोग उड़ रहे हैं। सभी ने ऊपर देखा तो 3 परछाइयां धीरे धीरे गांव की ओर उतरती दिखाई दी। किसी ने हैरानी से कहा, हे भगवान, वो तो शिमंग और विलेज चीफ हैं। क्या वे सचमुच उड़ रहे हैं? जैसे ही हम जमीन पर उतरे, शिमंग तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके पीछे पूरे गांव के लोग भी एक साथ झुक गए। होली लॉर्ड, आपने हमारी जान बचाई, हम जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलेंगे। मैंने हाथ उठाकर कहा, सब लोग उठ जाओ, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जो माओ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आज चिंगजियन विलेज का सबसे शुभ दिन है। हर परिवार अपने घर का सबसे अच्छा भोजन लेकर आए। आज हम होली लॉर्ड के स्वागत में भोज करेंगे। सभी गांव वाले खुशी से अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में गांव के बीच लंबी मेजें सज गईं। उन पर घर की बनी शराब, स्मोक्ड मीट और तरह तरह के भोजन रख दिए गए। भोजन समाप्त होने के बाद मैं वापस पहाड़ की ओर लौटने लगा। तभी जो माओ ने मुझे रोकते हुए कहा, होली लॉर्ड, पूरे गांव ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम आपके लिए यहीं एक बड़ा निवास बनाएंगे। कृपया हमेशा हमारे गांव में ही रहिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम लोग मुझे यहीं क्यों रोकना चाहते हो? जो माओ ने गंभीर स्वर में कहा, होली लॉर्ड, भले ही आज का समय समृद्ध का हो, लेकिन पिंगजांग प्रीफेक्चर के आसपास अभी भी महामारी और अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। आसपास के 7-8 गांव प्लेग की वजह से लगभग उजड़ चुके हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि चिंगजियन विलेज की रक्षा करें ताकि हमारे लोग हमेशा सुरक्षित रहें। उनकी सादगी देकर मेरा मन सचमुच पिघल गया, लेकिन मैं जानता था कि एक इमॉर्टल को रहस्यमयी बने रहना चाहिए। अगर मैं हमेशा गांव में रहने लगा तो लोगों की श्रद्धा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति साधना करता है उसे पर्वतों और प्रकृति के बीच रहना चाहिए। मैं गांव में स्थायी रूप से नहीं रह सकता, लेकिन चिंगलू माउंटेन पर अपना केव रेजिडेंस बनाकर वहीं निवास करूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी आवश्यकता हो तो पहाड़ पर आ जाना। जो माओ और शिमंग दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी जो माओ ने झिझकते हुए पूछा, होली लॉर्ड, कल आपने जो इमॉर्टल पिल दी थी, क्या वह बहुत कीमती थी? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ऐसी इमॉर्टल पिल्स बनाना बेहद कठिन होता है। उन्हें तैयार करने के लिए कई दुर्लभ स्पिरिचुअल हर्ब्स की आवश्यकता पड़ती है। इस समय मेरे पास तैयार पिल्स नहीं है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर हर बार पिल दूंगा तो लोग सिर्फ मेडिसिन को याद रखेंगे, लेकिन अगर मैं अपनी डिवाइन पावर से लोगों का इलाज करूंगा तो उनका विश्वास और भी गहरा होगा। इसलिए मैंने आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पास पिल्स नहीं है, लेकिन मैं अपनी डिवाइन पावर से लोगों का उपचार कर सकता हूँ। आसपास के जिन गांवों में प्लेग फैली है वहां के सभी बीमार लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दो। कल इसी समय मैं लौटकर उन सबका इलाज करूंगा। इतना कहकर मैं हवा में उठा और एक रोशनी की तरह चिंगलू माउंटेन की ओर उड़ गया। पीछे पूरे गांव के लोग झुकर एक साथ बोले, होली लॉर्ड को हमारा प्रणाम। मेरे जाने के बाद गांव वाले आपस में आगे की योजना पर चर्चा करने लगे। वंगबो ने जो माओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओल्ड जो, तुम्हारे रिश्तेदारों के जो विलेज में भी प्लेग फैली हुई है उन्हें भी यहाँ बुला लेते हैं। तभी एक दूसरे बुजुर्ग ने देखा कि जो माओ चुपचाप किसी सोच में डूबा हुआ है। उसने पूछा, ओल्ड जो, क्या सोच रहे हो? जो माओ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सोच रहा हूँ कि होली लॉर्ड ने हमारी जान बचाई, लेकिन हम उनके इस उपकार का बदला कैसे चुकाएं? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके योग्य हो। दूसरे बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया, सच कहा, एक इमॉर्टल को हमारे जैसे साधारण लोगों की चीजों की क्या आवश्यकता होगी? कुछ देर सोचने के बाद जो माओ की आंखों में अचानक चमक आ गई। मुझे एक उपाय सूझा है। दुनिया के लोग यश और प्रतिष्ठा चाहते हैं। मंदिरों के देवताओं की भी पूजा और धूप दीप से महिमा फैलती है। भले ही होली लॉर्ड इन बातों की परवाह न करते हों, लेकिन अगर हम उनका नाम दूर दूर तक फैलाएंगे तो उन्हें भी अवश्य प्रसन्नता होगी। ये सुनकर सभी बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया और जो माओ की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इसके बाद जो माओ ने होली लॉर्ड के कई चित्र बनवाए और लोगों को उन्हें आसपास के गांवों में फैलाने के लिए भेज दिया। दूसरे गांवों में लोगों को लाने के साथ साथ होली लॉर्ड का नाम भी फैलाया जाने
आने लगा। अगले दिन सुबह सुबह चिंगजियन विलेज से 4-5 ताकतवर जवानों को अलग अलग दिशाओं में आसपास के गांवों में भेजा गया ताकि वे प्लेग से संक्रमित लोगों को यहाँ लेकर आए। उधर शीमंग अपनी बेटी नियानियन को साथ लेकर अपने ससुराल ली विलेज की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही दोनों गांव के अंदर पहुंचे वे दंग रह गए। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। कई घर जलकर सिर्फ राख और जले हुए खंभों में बदल गए थे। नियानियन घबराकर बोली, पिताजी कहीं नाना नानी को कुछ हो तो नहीं गया? तभी एक फटे पुराने कपड़े पहने ग्रामीण घबराया हुआ उनके पास से भागता हुआ निकला। शिमंग ने तुरंत उसे रोकर पूछा, भाई गांव की ये हालत कैसे हो गई? ली लाओजंग का परिवार कहाँ है? वही जो गांव के पूर्वी हिस्से में रहता है। वह आदमी बोला, तुम उनके दामाद हो ना? अरे प्लेग बहुत भयानक फैल गई थी। विलेज चीफ ने कहा कि जो भी संक्रमित है वो अशुभ है, इसीलिए सबको गांव के बाहर पड़े पुराने मंदिर में मरने के लिए छोड़ दिया गया और उनके घरों को आग लगा दी गई ताकि बीमारी दोबारा न फैले। ये सुनते ही शीमंग का चेहरा बदल गया। उसने बिना एक पल गंवाए नियनियन का हाथ पकड़ा और गांव के बाहर बने उस टूटे फूटे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़ी हुई बदबू और दवाइयों की तीखी गंध एक साथ उसकी नाक में घुस गई। अंदर जमीन पर दसियों बीमार लोग पड़े थे। सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे और किसी में उठने तक की ताकत नहीं बची थी। शीमंग की नजर तुरंत कोने में पड़े अपने ससुर ली लाओजंग और सास पर पड़ी। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और चिल्लाया, पिताजी, माताजी। ली लाओजंग बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करते हुए बोले, शीमंग तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी चले जाओ, हमें प्लेग है, तुम भी संक्रमित हो जाओगे। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शीमंग के पीछे खड़ी नियनियन पर पड़ी, वे घबरा गए। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो ठीक, लेकिन नियनियन को क्यों ले आए? उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। शीमंग ने उनके कंधे पर हाथ रखकर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, नियनियन को कुछ नहीं होगा। हमारे चिंगजियन विलेज पर होली लॉर्ड की कृपा है, वहाँ प्लेग किसी को छू भी नहीं सकती। ये सुनते ही वहाँ पड़े बाकी बीमार लोग हंसने लगे। क्या कहा? होली लॉर्ड? शीमिंग, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतनी भयानक प्लेग में कोई इमॉर्टल आकर लोगों को बचाएगा? अगर ऐसा होता तो अब तक इतने लोग क्यों मरते? तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। कई लोग हाथों में डंडे लिए मंदिर के अंदर घुस आए। सबसे आगे ली विलेज का विलेज चीफ ली हुआयन था। उसने गुस्से से पूछा, शिमंग तुम हमारे गांव में क्या करने आए हो? कहीं चिंगजियन विलेज की बीमारी यहाँ फैलाने तो नहीं आए? शिमंग ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम अपने ही गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? प्लेग होने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हो और घर जलाकर समझते हो कि बीमारी खत्म हो जाएगी? सुन लो, हमारे चिंगजियन विलेज में होली लॉर्ड स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने हमारी प्लेग पूरी तरह ठीक कर दी। मैं आज अपने सास ससुर और इन सभी बीमार लोगों को चिंगजियान विलेज ले जाने आया हूँ ताकि होली लॉर्ड उनका भी इलाज करें। ली हुआयन के चेहरे पर संदेह उभर आया। अचानक उसे 2 रात पहले आसमान में दिखाई दी वह सुनहरी रोशनी याद आ गई जो चिंगजियान विलेज की दिशा से उठी थी। उस समय उसने उसे कोई प्राकृतिक घटना समझा था, लेकिन अब उसके मन में शक पैदा हुआ, क्या सचमुच कोई इमॉर्टल आया है? फिर भी वह पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी शिमंग ने अपनी जेब से होली लॉर्ड का चित्र निकालकर सबके सामने खोल दिया। देखो, यही है होली लॉर्ड सुजान। इन्होंने पूरे चिंगजियन विलेज को बचाया है। इनके लिए प्लेग जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। लेकिन गांव वाले फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। ये तो कोई भी आदमी बनाकर कह सकता है कि यही इमॉर्टल है। ऐसी झूठी बातें फैलाना बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी छोटी सी नियानियन आगे बढ़ी। उसने हिम्मत से सबके सामने खड़े होकर कहा, कृपया झगड़ा मत कीजिए। चिंगजियान विलेज में सचमुच होली लॉर्ड हैं। वे बहुत दयालु हैं। अगर आप सब वहाँ चलेंगे तो वे आप सभी को ठीक कर देंगे। विलेज चीफ दादाजी, अगर आपको होली लॉर्ड पर भरोसा नहीं भी है तब भी इन बीमार लोगों को जाने दीजिए। कम से कम इससे आपके गांव में बीमारी और नहीं फैलेगी। ली हुआयन कुछ देर तक चुप रहा। उसने जमीन पर पड़े मरते हुए लोगों को देखा और आखिरकार बोला, शिमंग मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी की बात मानकर इन्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस तरह शिमंग ने अपने सास ससुर और बाकी बीमार ग्रामीणों को सहारा दिया और लगभग 30 लोगों के साथ चिंगजियान विलेज की ओर वापस चल पड़ा। उधर ली हुआयन दूर से उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन ही मन बोला, नहीं, मैं चुपके से इनके पीछे जाऊंगा। अगर सचमुच वहाँ इमॉर्टल हैं तो मैं ये अवसर कभी नहीं छोड़ूंगा। लगभग आधे घंटे बाद वे चिंगजियन विलेज पहुंच गए। विलेज चीफ जो माओ पहले से ही गांव वालों के साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। शिमंग को लौटे देकर उन्होंने पूछा, सब ठीक रहा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? शिमंग मुस्कुराकर बोला, सब ठीक रहा, सभी लोगों को ले आया हूँ, अब बस होली लॉर्ड के आने का इंतजार है। अगले 1 घंटे में बाकी दल भी अलग अलग गांवों से प्लेग के मरीजों को लेकर लौट आए। कुल मिलाकर 30 से अधिक संक्रमित लोग चिंगजियान विलेज में इकट्ठा हो गए। जो माओ ने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, होली लॉर्ड दयालु हैं, आज वे आप सभी का उपचार करेंगे। उसी समय मैं पहाड़ पर आराम से सो रहा था कि अचानक अलार्म की आवाज से मेरी नींद खुल गई। अरे, आज गांव वालों का इलाज करना था, ये तो मैं लगभग भूल ही गया था। मैं जल्दी से तैयार हुआ और उड़कर आसमान में पहुंच गया। ऊपर से देखा तो गांव के बाहर खुली जगह में सैकड़ों लोग घुटनों के बल बैठे हुए थे। मैं हंस पड़ा, ये लोग तो सचमुच मेरी पूजा करने लगे। मैंने मन ही मन सोचा, जब ये लोग इतने विश्वास से मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी अपने इमॉर्टल वाला एंट्री देना चाहिए। नीचे जो माओ ऊंची आवाज में बोला, कृपया होली लॉर्ड पधारें। उसकी आवाज के साथ ही आसमान में तलवार की तेज गूंज सुनाई दी। एक चांदी जैसी चमकती हुई लॉन्ग सोर्ड आसमान से उतरकर जमीन में सीधी धंस गई और उसके चारों ओर
सुनहरी रोशनी फैल गई। अगले ही पल मैं धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगा। सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और मेरा रूप बिल्कुल किसी स्वर्गीय इमॉर्टल जैसा दिखाई दे रहा था। चिंगजियान विलेज के लोग भावुक होकर रो पड़े और बार बार सिर झुकाने लगे। दूसरी ओर दूसरे गांवों से आए लोग और ली हुआयन यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। ली हुआयन के मन में अब केवल एक ही विचार था, सचमुच इस दुनिया में इमॉर्टल मौजूद हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, सब लोग उठ जाओ, मैं आज यहाँ इन प्लेग से पीड़ित लोगों का उपचार करने आया हूँ। जो माओ आगे बढ़ा और बोला, होली लॉर्ड, यही वे लोग हैं जो आसपास के गांवों से लाए गए हैं, कृपया इन पर दया कीजिए। मैंने हाथ उठाया। हॉर्स टैलिस्मन की डिवाइन पावर प्रकाश बनकर सभी बीमार लोगों पर फैल गई। जिन लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके थे उनके शरीर में तुरंत गर्माहट दौड़ गई। उनकी बीमारी पल भर में गायब हो गई और उनका शरीर पहले से भी अधिक स्वस्थ महसूस होने लगा। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, ये सचमुच चमत्कार है, होली लॉर्ड ने हमें बचा लिया। जब आखिरी किरण भी गायब हो गई तब वहां मौजूद सभी ग्रामीण एक साथ घुटनों पर बैठ गए। होली लॉर्ड, आपने हमारी जान बचाई, हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, उठ जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी जो माओ जल्दी से मेरे सामने आया और आदर पूर्वक बोला, होली लॉर्ड, मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने आपकी अनुमति के बिना आपका चित्र बनवाकर आसपास के गांवों में भेज दिया ताकि लोग आपके महान कार्यों के बारे में जान सकें। यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर मेरे मन में एक नया विचार कौंध गया और मैं कुछ क्षण के लिए गहरी सोच में डूब गया। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि जितना ज्यादा मेरा नाम फैलेगा उतना ही मेरे प्लान के लिए अच्छा होगा। लेकिन बाहर से मैंने शांत भाव बनाए रखा और कहा, कोई बात नहीं, तुमने जो किया लोगों की जान बचाने के लिए किया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। यह सुनते ही जो माओ ने राहत की सांस ली। तभी ली विलेज के विलेज चीफ ली हुआयान आगे बढ़े और बोले, होली लॉर्ड, कृपया हमारे ली विलेज पर भी कृपा कीजिए। हम भी आपके सम्मान में एक मंदिर बनाना चाहते हैं और आपकी पूजा करना चाहते हैं, कृपया हमें इसकी अनुमति दें। जो माओ ने आश्चर्य से पूछा, विलेज चीफ ली, आप यहाँ कैसे? ली हुआयान मुस्कुराकर बोला, मुझे अपने गांव वालों की चिंता थी, इसलिए मैं चुके सेन के पीछे पीछे चला आया, लेकिन यहाँ आकर सचमुच होली लॉर्ड के दर्शन हो गए। जो माओ के मन में थोड़ी नाराजगी तो थी कि उसने चोरी छिपे उनका पीछा किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुप रहा। मैंने दोनों की ओर देखकर कहा, तुम लोगों की भावना मैं समझता हूँ, लेकिन मंदिर बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा धन खर्च मत करना, अपनी क्षमता के अनुसार ही करना, लोगों पर बोझ डालना उचित नहीं होगा। ली हुआयान ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड, हम आपकी शिक्षा हमेशा याद रखेंगे, किसी भी ग्रामीण पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। मैंने संतोष से सिर हिलाया और तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोला। होस्ट सूसीआई, हॉर्स टैलिस्मन अनलॉक, चिकन टैलिस्मन अनलॉक, नेक्स्ट टैलिस्मन अनलॉक, प्रोग्रेस TCT 6%। ये देखकर मैंने मन ही मन सोचा, जब ये सभी लोग अपने अपने गांव लौटकर आज की घटना का प्रचार करेंगे तब अगला टैलिस्मन अनलॉक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगली बार कौन सा टैलिस्मन चुनना सही रहेगा? अगले दिन सुबह चिंगजियान विलेज की एक छोटी सी गली में एक साधारण बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वास्तव में वह मैं ही था जिसने मंकी टैलिस्मन की शक्ति से अपना रूप बदल लिया था। हाँ, पिछली रात प्रेस्टीज भरने के बाद मैंने तीसरे टैलिस्मन के रूप में मंकी टैलिस्मन चुना था। यह केवल इंसानों और चीजों को जानवरों में नहीं बदल सकता था, बल्कि मुझे किसी भी दूसरे इंसान का रूप धारण करने की शक्ति भी देता था। मैं आराम से गांव में घूमता हुआ एक छोटे से स्कूल के सामने पहुंचा। खिड़की से झांकर देखा तो जो माओ सामने खड़े होकर लगभग दर्जन भर बच्चों को 3 कैरेक्टर क्लासिक पढ़ा रहे थे। मैं मन ही मन बोला, जो माओ सचमुच ज्ञानवान इंसान है, तभी तो पूरे चिंगजियान विलेज में उसका इतना सम्मान है। जब पढ़ाई खत्म हुई और बच्चे खेलने बाहर चले गए तब मैं अंदर गया और मुस्कुराकर पूछा, विलेज चीफ जो, आप इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या चाहते हैं कि ये बड़े होकर इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करें और अधिकारी बने? जो माओ ने मुझे ध्यान से देखते हुए कहा, बुजुर्ग महाशय, लगता है आप बाहर से आए हैं। मैं बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाता कि वे सब अधिकारी बने, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वे पढ़ लिखकर सही और गलत का अंतर समझ सकें। अगर वे अधिकारी न भी बने तो भी ज्ञान के सहारे उनका जीवन केवल खेती करने से बेहतर होगा। यह सुनकर मेरे मन में जो माओ के लिए सम्मान और बढ़ गया। सचमुच यह दूरदर्शी और नेक इंसान है। जब सारे बच्चे घर चले गए तब जो माओ ने मुझे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के अंदर पहुंचा वह अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड को मेरा प्रणाम। मैं एक पल के लिए चौंक गया। इतनी जल्दी पहचान लिया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। मैंने पूछा, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? जो माओ ने आदर से उत्तर दिया, होली लॉर्ड, भले ही आपने अपना चेहरा बदल लिया हो, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी आवाज और आपका व्यक्तित्व किसी साधारण बूढ़े जैसा नहीं हो सकता। और होली लॉर्ड को इस दुनिया में आए अभी केवल 3 दिन हुए। पिंगजांग प्रेफेक्चर की प्लेग भी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ऐसे समय में कोई बाहरी आदमी यूं ही चिंगजियान विलेज के स्कूल में नहीं आएगा। मैंने सुना है कि इमॉर्टल्स हजारों रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए मैंने साहस करके अनुमान लगाया कि आप ही होली लॉर्ड हैं। अब जबकि मेरा भेद खुल ही चुका था, मैंने छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। उंगली हल्की सी हिलाते ही मंकी टैलिस्मन का प्रभाव समाप्त हो गया और मैं अपने असली रूप में लौट आया। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब तुमने पहचान ही लिया है तो अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं। मैं आज केवल यह देखने आया था कि साधारण लोगों का जीवन कैसा होता है। तभी मेरे मन में अचानक एक नया विचार आया। मैंने हाथ उठाया और पास बैठी एक आवारा बिल्ली को पिक्सियू नाम के दिव्य जीव में बदल दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, अब मेरे लिए धन इकट्ठा करने का भी एक तरीका होना चाहिए। यह पिक्सियू सोना चांदी पहचान सकता है, लेकिन मैं लोगों से धन चढ़ाने के लिए नहीं कह सकता। जो माओ उस जीव को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत सिर झुकाकर कहा, होली लॉर्ड की डिवाइन पावर सचमुच असीम है। आज मैंने फिर एक नया चमत्कार देख लिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिर उठाकर कहा, होली लॉर्ड, मेरे मन में एक सुझाव है, शायद इससे आपके लिए पर्याप्त सोना चांदी भी इकट्ठा हो जाए। मैंने उत्सुकता से पूछा, बताओ। जो माओ बोला, चिंगलू माउंटेन
माउंटेन के नीचे कई वर्षों से एक डाकुओं का गिरोह छिपा हुआ है। उनका सरदार ब्लैक बेयर है। वे ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड में रहते हैं और आसपास के गांवों को लूटकर बहुत सारा सोना चांदी जमा कर चुके हैं। ये लोग बेहद निर्दयी हैं, लेकिन अधिकारी आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? जो माओ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है कि ब्लैक बेयर का काउंटी मैजिस्ट्रेट से गुप्त संबंध है। डाकुओं की लूटी हुई दौलत का बड़ा हिस्सा उसी मैजिस्ट्रेट तक पहुंचता है, इसलिए सरकार की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ दिखावा होती है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर ऐसा है तो मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ देर बाद हम ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के पास बसे लुअनशी विलेज पहुंचे। पूरा गांव वीरान पड़ा था। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कभी कभी कोई ग्रामीण झांकता और हमें देखकर तुरंत अंदर छिप जाता। जो माओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, होली लॉर्ड, इस गांव पर डाकुओं ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए हैं। लोग इतने डर चुके हैं कि जरा सी आहट सुनते ही छिप जाते हैं। मैंने पूछा, ये लोग कहीं और जाकर क्यों नहीं बस जाते? जो माओ कड़वी मुस्कान के साथ बोला, आजकल हर जगह भारी टैक्स और अत्याचार है। अगर ये लोग यहाँ से भी चले जाएं तो भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी और कई परिवार पीढ़ियों से यहीं रह रहे हैं। अपनी जन्मभूमि छोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। मैं इस युग का नहीं था, लेकिन उनकी बेबसी महसूस कर सकता था। मेरे भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा। इस भ्रष्ट व्यवस्था में जनता पिस रही है, अधिकारी लालची हैं और डाकू खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं। अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। तभी पास से किसी के रोने की आवाज आई। एक गठीला आदमी दीवार के सहारे बैठा सिर झुकाए फूट फूट कर रो रहा था। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई इतनी पीड़ा क्यों है? उसने मुझे देकर हाथ जोड़ दिए। सरकार से आए हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी और बच्चों का बदला दिला दीजिए। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं कोई सरकारी अधिकारी नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बदला चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह निराश होकर बोला, वे डाकू बहुत ज्यादा हैं, उनके पास हथियार हैं, मैं अकेला उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ दिन पहले वे हमारे गांव आए थे और मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद पीछे से उसके दौड़ने की आवाज आई। वह हमारे पास आकर बोला, मैं भी आपके साथ चलूंगा, चाहे मर जाऊं, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों का बदला लेकर रहूंगा। मेरा नाम वंग हू है। मैं ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के हर रास्ते को जानता हूँ। जो माओ मुस्कुरा कर बोला, वंग हू, तुम्हारे सामने खड़े ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि होली लॉर्ड है। ये स्वर्ग से लोगों को बचाने आए हैं। ये तुम्हारा बदला जरूर दिलाएंगे। वंग हू ने अविश्वास से मेरी ओर देखा। मैंने बिना कुछ कहे हाथ उठाया। हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके पुराने घाव पल भर में भर गए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अब विश्वास हुआ? वंग हू ने अपने शरीर की ताकत महसूस की और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। होली लॉर्ड, कृपया मुझे मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लेने दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मैंने उससे उठाते हुए कहा, उठो, तुम्हें अपने हाथों से बदला लेने का अवसर मिलेगा। हम तीनों आगे बढ़े और लगभग आधे घंटे बाद ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। ऊंची दीवारों पर हथियारबंद डाकू खड़े थे। सबसे आगे उनका सरदार ब्लैक बेयर था, जिसकी एक आंख खराब थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम 3 लोग हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला करने आए हो? लगता है जीने से ऊब चुके हो। वांग हू दहाड़ कर बोला, ब्लैक बेयर, तुम जैसे दरिंदे ने न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान ली है। आज तुम्हारा अंत होगा। मैंने वांग हू की ओर देखा और कहा, जाओ, अपनी पत्नी और बच्चों का बदला खुद लो। मैंने हाथ फैलाया। मंकी टैलिस्मैन और हॉर्स टैलिस्मैन की शक्तियां एक चमकते हुए प्रकाश गोले में बदल गईं, जिससे मैंने सीधे वांग हू के शरीर में पहुंचा दिया। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां फैल गईं, पूरे शरीर पर धारियां उभर आईं और एक भयानक गर्जना के साथ वह एक विशाल बाघ में बदल गया। वांग हू ने अपने पंजों को देखा और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। यही है शक्ति, यही है बदले की ताकत। उसी समय मैंने अपने साथ आए पिक्सियू को भी आजाद कर दिया और कहा, जाओ, उसके साथ मिलकर लड़ो। विशाल बाघ बिजली की तरह डाकुओं पर टूट पड़ा। उसके एक पंजे के वार से कई डाकू चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। चारों तरफ खून बिखर गया। बाकी डाकू घबरा कर तलवारें और भाले लेकर उस पर टूट पड़े, लेकिन हॉर्स टैलिस्मैन की रिजनरेशन पावर की वजह से उसके शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। घाव बंधे और उसी पल भर जाते। दूसरी ओर पिक्सियू हवा में छलांगे लगाता हुआ तीरों के बीच घूम रहा था। डाकुओं के तीर उसके शरीर से टकराकर सिर्फ टन टन की आवाज करते और नीचे गिर जाते। ब्लैक बेयर ने खुद को संभालते हुए जोर से चिल्लाया, डरो मत, ये सिर्फ 2 जानवर हैं। जो इन्हें मार देगा उसे 200 चांदी के सिक्के इनाम में मिलेंगे। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पिक्सियू बिजली की रफ्तार से उस पर झपटा और एक ही पंजे में उसे हवा में उछालकर स्ट्रॉन्ग होल्ड के दरवाजे से दे मारा। ब्लैक बेयर वहीं ढेर हो गया और दोबारा उठ ही नहीं सका। अपने सरदार को गिरते देख बाकी डाकू बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने हथियार फेंक दिए और भागने लगे, लेकिन वांग हू और पिक्सियू ने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड में चीखें गूंज उठी। बचे हुए कुछ डाकुओं ने भागने का रास्ता न देकर धनुष उठाए और चिल्लाए, उससे मॉर्टल को मार दो, वही इन सब का कारण है। दर्जनों तीर मेरी ओर उड़ते हुए आए। मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मजाक है क्या? अगर चिकन टैलिस्मैन की शक्ति होते हुए भी मैं तीर से घायल हो जाऊं तो फिर इमॉर्टल कहलाने का क्या मतलब? मैंने हाथ उठाया। उड़ते हुए सारे तीर हवा में ही रुक गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। डाकू घबरा कर चिल्लाए, फिर से तीर चलाओ। मैं नहीं मानता कि वो सब रोक सकता है, लेकिन अगले ही पल वंग हू उन तक पहुंच चुका था। उसके एक पंजे के वार से सारे डाकू वहीं खत्म हो गए। जब आखिरी डाकू भी मर गया तब उसके शरीर में भरी डिवाइन पावर धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह फिर से इंसान बन गया। वह घुटनों के बल बैठकर बोला, होली लॉर्ड, आपका बहुत धन्यवाद। आखिरकार मैं अपने परिवार का बदला ले पाया। मैंने शांत स्वर में कहा, उठो, उन्हें उनके कर्मों की यही सजा मिलनी चाहिए थी। अगले दिन भोर होते ही ली चेन 4 भरोसेमंद गार्ड्स को साथ लेकर धूल भरे रास्ते से शहर के बाहर निकला। रास्ते में उन्होंने कई गांव पार किए। हर जगह उजड़े हुए घर, बिखरी लाशें और सुनसान गलियां दिखाई दे रही थीं। कुछ गांव तो पूरी तरह खाली हो चुके थे। ली चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने नक्शा निकाला और हर नष्ट हुए गांव पर निशान लगाने लगा। उसके मन पर बोझ और बढ़ता गया। ये प्लेग मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। उसके पीछे चल रहे जाओ हू और जाओ बाओ लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उस गुप्त पत्र का राज जान सकें। जाओ हू ने सामान्य स्वर में पूछा, ब्रदर ली,
ली, इस बार हमें प्लेग की जांच और चिट्ठी पहुंचाने के अलावा भी कोई आदेश मिला है क्या? ली चेन कुछ देर चुप रहा। आखिर उसने कहा, हाँ, एक और काम है। राजधानी के मिनिस्टर सू ने काउंटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से जो माओ के लिए एक पत्र और निमंत्रण भेजा है, उसे हर हाल में जो माओ के हाथों में देना है। जाओ हू के मन में तुरंत ख्याल आया, तो सचमुच इसका संबंध राजधानी के बड़े लोगों से है। उसने फिर पूछा, ये मिनिस्टर सू कौन है? जो माओ तो गांव में रहने वाले एक साधारण विद्वान है, उनका राजधानी के इतने बड़े मंत्री से क्या संबंध? ली चेन ने उत्तर दिया, मिनिस्टर सू वर्तमान दरबार के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक हैं। कई वर्ष पहले वे और जो माओ साथ पढ़ते थे, दोनों की गहरी मित्रता थी, लेकिन अचानक उन्होंने पत्र क्यों भेजा, इसका कारण मुझे भी नहीं पता। जाओ बाओ ने धीरे से जाओ हू का कपड़ा खींचा। जाओ हू ने गंभीर होकर कहा, मिनिस्टर सू से दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती, लेकिन काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदेश भी टाल नहीं सकते। अगर काम अधूरा रहा तो लौट कर भी हमारी मौत तय है, इसलिए अभी पहले की योजना के अनुसार ही चलते हैं और परिस्थिति देकर फैसला करेंगे। सब लोग आगे बढ़ते रहे। लगभग आधे घंटे बाद अचानक दूर से ढोल नगाड़ों और लोगों की भीड़ की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ का वीरान माहौल एकदम बदल चुका था। सब लोग हैरानी से उधर देखने लगे। जाओ हू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब बात है, इस सुनसान इलाके में इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? कहीं कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा? ली, क्या हमें पहले काउंटी टाउन लौटकर मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना नहीं देनी चाहिए? ली चेन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, पहले सच्चाई का पता लगाते हैं। तुम सब लोग तुरंत अपने सरकारी कपड़े बदलो, साधारण ग्रामीणों के कपड़े पहनकर भीड़ में मिल जाओ, पता लगाओ कि इतने लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। सभी सिपाहियों ने जल्दी से अपने मोटे सूती कपड़े पहन लिए और चुपचाप भीड़ में घुल मिल गए। कुछ देर बाद वे वापस लौटे और सारी जानकारी ली चेन को दी। आज चिंगजियन विलेज में होली लॉर्ड टेम्पल की नींव रखी जा रही है। आसपास के सभी गांवों के लोग अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, क्योंकि होली लॉर्ड ने उनकी प्लेग ठीक कर दी थी। वे उनका धन्यवाद करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। ये सुनते ही ली चेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मन ही मन सोचा, होली लॉर्ड, प्लेग ठीक करना, ये सब किसी कल्ट की चाल भी हो सकती है। अगर लोगों को बहकाया जा रहा है तो इसे तुरंत रोकना होगा। उसने कमर से अपना सरकारी टोकन निकाला और ऊंची आवाज में बोला, योंगजू प्रीफेक्चर के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी लोग तुरंत इकट्ठा होना बंद करें और पीछे हट जाएं। उसकी आवाज सुनते ही ढोल नगाड़े अचानक बंद हो गए। कुछ ही पल पहले तक जो जगह उत्साह से भरी थी, वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी ग्रामीण मुड़कर सतर्क नजरों से ली चेन को देखने लगे। ली चेन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जैसे ही उसकी नजर समारोह का संचालन कर रहे जो माओ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जो माओ का चेहरा बिल्कुल स्वस्थ था, उसके शरीर पर प्लेग का कोई निशान नहीं था। जो माओ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, कैप्टन ली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आज चिंगजियान विलेज कैसे आना हुआ? कहीं होली लॉर्ड टेम्पल की शुरुआत देखने तो नहीं आए? ली चेन ने कठोर स्वर में कहा, ब्रदर जो, क्या तुम्हें पता है कि लोगों को इस तरह किसी चमत्कार के नाम पर इकट्ठा करना कानून के खिलाफ हो सकता है? होली लॉर्ड, डिवाइन मिरेकल, ये सब लोगों को भ्रमित करने के तरीके भी हो सकते हैं। तुरंत इस भीड़ को हटाओ, नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो माओ बिना घबराए मुस्कुराया, कैप्टन ली, आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ किसी को बहकाया नहीं जा रहा। कुछ दिन पहले प्लेग फैली थी और होली लॉर्ड ने अपनी डिवाइन पावर से पूरे गांव को बचाया। लोग अपनी इच्छा से उनका धन्यवाद करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है। ली चेन ने आसपास खड़े ग्रामीणों को ध्यान से देखा। सबके चेहरे स्वस्थ थे, किसी पर बीमारी का नामो निशान नहीं था। उसके मन में संदेह पैदा हुआ, क्या सचमुच इस होली लॉर्ड के पास प्लेग ठीक करने की शक्ति है? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई गैर कानूनी काम दिखाई दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो माओ ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन ली, निश्चिंत रहें, यहाँ सब कुछ खुलेआम हो रहा है। फिर उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, शुभ मुहूर्त आ गया है, निर्माण कार्य शुरू करो। उसके आदेश के साथ ही सभी ग्रामीण फिर से काम में लग गए। कोई नींव खोदने लगा, कोई पत्थर उठाने लगा, कोई लकड़ियां जमा करने लगा। कुछ ही पलों में पूरा माहौल फिर से जोश से भर गया। उसी भीड़ में जाओ हू ने चुके से एक लोहे का टोकन जाओ बाओ के हाथ में देते हुए फुसफुसाकर कहा, छोटे भाई, किसी बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तुरंत ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड जाओ और ब्लैक बेयर से कहो कि अपने लोगों के साथ चिंगजियन विलेज पर हमला कर दे। जो माओ और ली चेन दोनों को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। जाओ बाओ ने हल्के से सिर हिलाया और भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप वहां से निकल गया। दूसरी ओर जो माओ ने ली चेन से कहा, कैप्टन ली, हमें मिले हुए कई साल हो गए, अब शाम भी हो चुकी है, क्यों ना आप और आपके साथी आज रात चिंगजियन विलेज में ही रुक जाएं, सुबह आराम से प्लेग की जांच के लिए निकल जाना। ली चेन भी मन ही मन होली लॉर्ड और प्लेग की सच्चाई जानना चाहता था, इसलिए उसने हामी भर दी। ठीक है ब्रदर जो, आज रात तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा। रास्ते में चलते हुए ली चेन को अचानक कुछ याद आया। उसने कहा, ब्रदर जो, इस बार आने का एक और उद्देश्य भी था। काउंटी मैजिस्ट्रेट ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। जैसे ही जो माओ ने लिफाफे पर सुचिंगची का नाम देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ उभर आए। वह कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसने पत्र नहीं खोला, बस उसे सावधानी से अपने कपड़ों में रख लिया। ली चेन ने आश्चर्य से पूछा, ब्रदर जो, क्या अभी नहीं पढ़ोगे? जो माओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जल्दी किस बात की, रात को शांति से बैठकर पढ़ लूंगा। चिंगजियान विलेज लौटने के बाद जो माओ ने ली चेन और उसके साथ आए सभी अधिकारियों के लिए शानदार भोज का प्रबंध किया। कई दौर तक भोजन और शराब चलती रही। माहौल थोड़ा हल्का हुआ तो ली चेन अपने मन का सवाल रोक नहीं पाया। उसने पूछा, ब्रदर जो, अगर होली लॉर्ड के पास सचमुच प्लेग ठीक करने का तरीका है तो इसकी सूचना इंपीरियल कोर्ट को क्यों नहीं देते? इससे पूरे साम्राज्य के लोगों की जान बच सकती है। जो माओ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कैप्टन ली, आप समझ नहीं रहे, ये कोई साधारण मेडिसिन या मेडिकल स्किल नहीं है, ये होली लॉर्ड का डिवाइन मिरेकल है। क्या आपने कभी किसी को पल भर में मौत के मुंह से वापस आते देखा है? क्या आपने कभी सिर्फ एक कटोरा डिवाइन वाटर पीकर किसी प्लेग के मरीज को पूरी तरह स्वस्थ होते देखा है? ये सब किसी साधारण इंसान
इंसान के बस की बात नहीं है। ये सुनते ही ली चेन के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि जब वह गांव में दाखिल हुआ था तब जिन लोगों को प्लेग से मर जाना चाहिए था वे सब पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ये कोई झूठ नहीं हो सकता था। उसने कई बार कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। भोज समाप्त होने के बाद जो माओ ने सभी अधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था कर दी और रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। रात को लीचेन छिंगजियान विलेज के एक खाली पड़े घर में ठहरा लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद वह उठकर जो माओ के पास गया। दोनों आंगन में आमने सामने बैठकर देर रात तक देश और जनता की बातें करते रहे। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब दोनों ने साथ मिलकर यह शपथ ली थी कि वे जनता की सेवा करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन समय ने दोनों की राहें बदल दी। जो माओ ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी इसलिए उसे पद छोड़कर गांव लौटना पड़ा, जबकि सु जिनजे लगातार पदोन्नति पाकर इंपीरियल कोर्ट का प्रभावशाली मंत्री बन गया। दोनों के बीच वर्षों तक पत्रों का आदान प्रदान होता रहा लेकिन मुलाकात कभी नहीं हो सकी। बातचीत खत्म होने के बाद जो माओ अपने कमरे में लौटा और सु जिनजे का भेजा हुआ पत्र खोला। उसमें लिखा था, ब्रदर जो, पिंगजियांग की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इंपीरियल कोर्ट भ्रष्टाचार से भर चुका है। मैंने कई बार एम्परर के सामने सच्चाई रखी लेकिन हर बार मुझे नजरअंदाज किया गया। अब मेरा मन पूरी तरह टूट चुका है। मैंने पद छोड़कर गांव लौटने का निर्णय ले लिया है। पुराने मित्र होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मुझसे मिलो ताकि बीते दिनों की यादें ताजा कर सकें। पत्र पढ़कर जो माओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, पुरानी दोस्ती का मान रखते हुए मुझे उससे एक बार मिलना ही चाहिए। उसी समय दूसरी ओर जाओ बाओ तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। कभी भव्य दिखने वाला पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड अब खंडहर बन चुका था। चारों तरफ डाकुओं की लाशें बिखरी थीं, जमीन खून से लाल हो चुकी थी और हवा में तेज खून की बदबू फैली हुई थी। जाओ बाओ अविश्वास से बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? ब्लैक बेयर के पास तो सैकड़ों आदमी थे। पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड किसने खत्म कर दिया? उसके मन में डर पैदा हो गया। वह वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दी से पास के लुआनशी विलेज पहुंचकर जानकारी जुटाने लगा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ उसकी कमर पर लटका ब्लैक आयरन टोकन धूप में चमक उठा। वह टोकन काउंटी मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया था और उस पर ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड का चिन्ह बना हुआ था। ग्रामीणों ने उसे अधिकारी समझकर सम्मान से देखा लेकिन वांग हू ने उस टोकन को पहचान लिया। उसे होली लॉर्ड की बात याद आई कि ब्लैक बेयर और काउंटी मैजिस्ट्रेट मिलकर जनता पर अत्याचार करते हैं। उसने मन ही मन सोचा, तो ये उसी मैजिस्ट्रेट का आदमी है। गुस्सा दबाकर वांग हू मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, ऑफिसर आप इतनी दूर से आए हैं, पहले मेरे घर चलकर आराम कर लीजिए, फिर आराम से बात करेंगे। जाओ बाओ भी स्ट्रॉन्ग होल्ड की घटना जानना चाहता था इसलिए वह उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने पूछा, वांग हू ये बताओ कि ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड का ऐसा हाल कैसे हुआ? वांग हू ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, ऑफिसर हमें भी पूरी बात नहीं पता। कुछ दिन पहले एक सफेद कपड़ों वाला इमॉर्टल एक विशाल बाघ और डिवाइन बीस्ट के साथ गांव से होकर स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर गया था। थोड़ी देर बाद पहाड़ से चीखें सुनाई दी और फिर पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड ऐसे ही बर्बाद मिला। जाओ बाओ ने तिरस्कार से कहा, इमॉर्टल, डिवाइन बीस्ट, ऐसी बातें कौन मानता है? वांग हू ने तुरंत जवाब दिया, ये सच है। पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा। उस इमॉर्टल ने हाथ उठाया और गोल्डन लाइट प्रकट हो गई। डाकू उसके सामने टिक ही नहीं पाए। ऑफिसर पहले भोजन कर लीजिए, तब तक मैं बाकी ग्रामीणों से भी पूछताछ कर लेता हूँ। इतना कहकर वांग हू बाहर निकला और तुरंत कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा कर धीमी आवाज में बोला, ये काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदमी है, इसे शक हो चुका है, तुम लोग इसे थोड़ा डराओ। मैं तुरंत चिंगजियन विलेज जाकर जो माओ और होली लॉर्ड को खबर देता हूँ कि मैजिस्ट्रेट ने अपने लोग भेज दिए हैं। सभी ग्रामीण तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उधर जाओ बाओ को भी बेचैनी होने लगी। वह चुके से पीछे वाले आंगन में गया। तभी उसने कुछ ग्रामीणों को धीमी आवाज में कहते सुना, ये उसी भ्रष्ट मैजिस्ट्रेट का कुत्ता है, इसकी वजह से हमारे कितने लोग मारे गए। आज इसे बांधकर इसका हिसाब बराबर करेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। ये सुनते ही जाओ बाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना एक पल रुके गांव से भाग निकला। उसने मन ही मन सोचा, स्ट्रॉन्ग होल्ड खत्म हो चुका है, मिशन भी असफल हो गया। अगर ये ग्रामीण मुझे पकड़ लेते तो मेरी मौत आई थी। अब मैं न जाओ के पास लौट सकता हूँ और न ही मैजिस्ट्रेट के पास, पहले कहीं छिपना होगा। दूसरी ओर छिंगजियान विलेज में जाओ हू एक बड़े पेड़ के नीचे बेचैनी से गांव के बाहर की ओर देख रहा था। वह बड़बड़ाया, ये जाओ बाओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, ब्रदर हू, कैप्टन ली ने सबको गांव के बाहर पुराने जंगल में बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। जाओ हू चौंक गया और बाकी लोगों के साथ जंगल पहुंच गया। वहां ली चेन गंभीर चेहरे के साथ सबका इंतजार कर रहा था। सभी के इकट्ठा होने के बाद उसने कहा, मैंने चुपके से पूरे गांव की जांच की है। ग्रामीणों के शरीर पर प्लेग से ठीक होने के स्पष्ट निशान हैं। होली लॉर्ड द्वारा प्लेग ठीक करने की बात शायद सच है, लेकिन एक और बात मुझे परेशान कर रही है। होली लॉर्ड टेंपल के पास ग्रामीणों ने अपनी तरफ से एक गार्ड टीम बना रखी है जो दिन रात पहरा देती है। ये किसी साधारण आस्था जैसा नहीं लगता। मुझे शक है कि कोई होली लॉर्ड के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके विद्रोह की तैयारी कर रहा है। चिंगलू माउंटेन वही जगह है जहां ग्रामीण होली लॉर्ड के रहने की बात करते हैं। अगर वहां सचमुच कोई विद्रोही छिपा है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये सुनते ही बाकी सिपाहियों के चेहरे उतर गए। एक ने घबरा कर पूछा, ब्रदर ली, लोग कहते हैं चिंगलू माउंटेन पर सचमुच इमॉर्टल रहता है, अगर हम वहां गए और सच में उससे सामना हो गया तो? ली चेन ने दृढ़ स्वर में कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम इंपीरियल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, चाहे सामने इमॉर्टल ही क्यों ना हो। कानून से ऊपर कोई नहीं। आज रात तीसरे पहर हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, कोई पीछे नहीं हटेगा। भीड़ में खड़ा जाओ हू यह सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठा। उसने मन में सोचा, ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। चिंगलू माउंटेन का रास्ता कठिन और अंधेरा
क्या है? अगर वहीं किसी हादसे में ली चेन मर जाए और उसका इल्जाम होली लॉर्ड पर लग जाए तो काउंटी मैजिस्ट्रेट का आदेश भी पूरा हो जाएगा और मुझ पर भी कोई शक नहीं आएगा। उधर जब ली चेन और बाकी सिपाही रात होने का इंतजार करने वापस गांव लौट रहे थे, तभी वांग हू लुआनशी विलेज के कुछ ग्रामीणों के साथ हांफता हुआ चिंगजियान विलेज पहुंचा और चिल्लाया, विलेज चीफ, बड़ी मुसीबत हो गई। काउंटी मैजिस्ट्रेट ने अपना एक आदमी लुआनशी विलेज भेजा था। वह ब्लैक बेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में पूछताछ कर रहा था। वह मैजिस्ट्रेट का खास आदमी है। मुझे लगता है कि उसका असली निशाना होली लॉर्ड है। ये सुनते ही जो माओ का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत टेंपल निर्माण समारोह के दौरान बीच में गायब हुआ वह अधिकारी याद आ गया। उसने घबरा कर कहा, बुरा हो गया, वह काउंटी मैजिस्ट्रेट का जासूस था। हो सकता है सारी खबर पहले ही बाहर पहुंच चुकी हो। उसी समय चिंगलू माउंटेन की गुफा में बैठा मैं सिस्टम की सूचना देखकर हल्का सा मुस्कुराया। तो आखिरकार सरकारी अधिकारी पहाड़ पर आने वाले हैं। अच्छा है, अब उनका स्वागत भी उसी तरह किया जाएगा। रात का अंधेरा पूरे चिंगलू माउंटेन पर फैल चुका था। ली चेन काले कपड़ों में 3 सिपाहियों के साथ कठिन पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। सबसे पीछे जाओ हू चुपचाप चल रहा था। उसके हाथ कपड़ों के अंदर छिपी एक तेज खंजर को कसकर पकड़े हुए थे। तभी सबसे युवा सिपाही ने धीमी आवाज में कहा, ब्रदर ली, चिंगलू माउंटेन हमेशा से रहस्यमयी जगह मानी जाती है। हम सिर्फ 4 लोग हैं। अगर सचमुच होली लॉर्ड से सामना हो गया तो लोग ज्यादा होंगे तो हमारी मौजूदगी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। हमारा मकसद होली लॉर्ड की असली पहचान पता करना है और प्लेग व टेंपल के पीछे का सच जानना है, लड़ाई करना नहीं। तभी आगे पहाड़ की तरफ हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जाओ हू ने ली चेन की नजर का पीछा किया तो सचमुच पहाड़ की ढलान पर टिमटिमाती हुई रोशनी और कुछ लोगों की परछाइयां नजर आ रही थी। उसी समय ली चेन पूरी तरह उसकी तरफ पीट के खड़ा था। जाओ हू के लिए हमला करने का यह सबसे अच्छा मौका था। उसने गहरी सांस ली, धीरे से अपनी छिपी हुई खंजर निकाली और पेड़ों की शाखाओं से गुजरती हवा की आवाज का फायदा उठाकर पूरी ताकत से ली चेन की पीठ की ओर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही खंजर उसकी पीठ में धंसने वाली थी, दूर से अचानक ऐसी भयानक दहाड़ गूंजी कि पूरा पहाड़ कांप उठा। जाओ हू का हाथ डर से कांप गया और खंजर निशाने से हट गई। वह सिर्फ ली चेन के कपड़े चीरती हुई निकल गई। ली चेन तुरंत पलटा और गरज कर बोला, ये क्या था? जाओ हू, तुम क्या कर रहे थे? उसकी नजर जाओ हू के हाथ और कमर से आधी बाहर निकली खंजर पट गई। जाओ हू के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह कोई बहाना बनाने ही वाला था कि तभी चिंगजियान विलेज की दिशा से अचानक आग की लपटें उठी दिखाई दी। उसी समय जो माओ की तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। वे लोग चिंगलू माउंटेन पर चढ़ गए हैं। ली चेन ने जाओ हू की हरकत को फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। उसे समझ आ गया कि अभी सबसे जरूरी काम होली लॉर्ड तक पहुंचना है। उसने बाकी सिपाहियों से कहा, जल्दी पूरी रफ्तार से पहाड़ पर चढ़ो। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले हमें होली लॉर्ड से मिलकर सच जानना होगा। सभी तेजी से दौड़ पड़े। काफी देर तक घने जंगल में भागने के बाद वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे ही थे कि अचानक आसपास जमीन हिलाने वाली भयानक गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल चांदनी के नीचे एक विशालकाय दानव जैसी आकृति दिखाई दी। एक सिपाही डर से चिल्ला उठा, हे भगवान, ये कैसा राक्षस है? क्या सचमुच कोई दैत्य मौजूद है? ली चेन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जीवन में न जाने कितने प्रांत और शहर देखे थे, लेकिन ऐसा जीव उसने कभी नहीं देखा था। उसके मन में पहली बार सचमुच इमॉर्टल के होने का संदेह पैदा हुआ। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, पिक्सियू ने भयंकर दहाड़ लगाई और बिजली जैसी रफ्तार से उनकी ओर झपट पड़ा। सबसे पीछे चल रहा सिपाही सीधे हवा में उछलकर दूर जा गिरा। ली चेन जोर से चिल्लाया, उधर गुफा है, जल्दी अंदर भागो। सब लोग जान बचाते हुए गुफा के अंदर घुस गए। अगले ही पल पिक्सियू का विशाल सिर पूरी ताकत से गुफा के प्रवेश द्वार से टकराया। जोरदार धमाके के साथ पत्थर टूटकर चारों तरफ बिखर गए और गुफा का मुंह लगभग बंद हो गया। ठीक उसी समय गुफा के भीतर अचानक मुलायम सफेद रोशनी फैल गई। सबने हैरानी से ऊपर देखा। गुफा की छत में दर्जनों चमकते हुए क्रिस्टल जड़े हुए थे जो पूरे स्थान को रोशन कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गुफा की दीवारों पर साधारण चित्र नहीं बल्कि जीवंत दिखने वाले विशाल डिवाइन बीस्ट बने हुए थे। कहीं एक विशाल सांप कुंडली मारे बैठा था, कहीं एक भयंकर बाघ दहाड़ रहा था, तो कहीं हमला करने को तैयार एक विशाल बिच्छू दिखाई दे रहा था। हर चित्र से अजीब सी दिव्य आभा निकल रही थी। उसी समय पिक्सियू आधा शरीर गुफा के अंदर घुसा चुका था और किसी भी पल उन पर हमला कर सकता था। ली चेन के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत अपनी कमर से फायर आर्म निकाली, निशाना सीधे पिक्सियू की दाईं आंख पर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाके के साथ गोली सीधी जाकर उसकी आंख में लगी। पिक्सियू दर्द से जोर से चीखा। उसकी आंख से खून बहने लगा और वह लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। यह देखकर सभी सिपाहियों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। गुफा के बाहर अचानक बहुत से लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। जो माओ दर्जनों ग्रामीणों को लेकर वहां पहुंच चुका था। उसने हैरानी से पूछा, कैप्टन ली, आप लोग यहाँ कैसे? लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक पूरी गुफा में गंभीर और भव्य संगीत गूंज उठा। वह धुन इतनी विशाल और प्रभावशाली थी मानो हजारों सैनिक एक साथ आगे बढ़ रहे हों। उस संगीत में ऐसी अदृश्य शक्ति थी कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में अपने आप श्रद्धा और सम्मान पैदा होने लगा। ली चेन का गला सूख गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसा एहसास है? मेरे मन में अपने आप किसी के सामने झुकने की इच्छा क्यों हो रही है? सभी लोगों ने एक साथ ऊपर देखा। हल्की दिव्य रोशनी के बीच सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ पिक्सियू की पीठ पर आकर खड़ा हो गया। जो पिक्सियू कुछ पल पहले बेहद उग्र था, वही अब एक पालतू बिल्ली की तरह शांत होकर जमीन पर झुक गया। मैंने धीरे से उसके घायल दाईं आंख पर हाथ फेरा। हॉर्स टैलिस्मैन की डिवाइन पावर सुनहरी रोशनी बनकर उसके घाव में समा गई। सभी लोगों की आंखों के सामने उसका भयानक घाव पल भर में भरने लगा। मैंने शांत
शांत स्वर में कहा, इतनी रात गए आए हुए मेहमान, बताइए मेरे पास आने का कारण क्या है। ली चेन यह दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह काफी देर तक मुझे देखता रहा और फिर कांपती आवाज में बोला, इमॉर्टल, इस दुनिया में सचमुच इमॉर्टल मौजूद हैं। तभी उसके पीछे खड़ा जाओ हू धीरे धीरे वो अपनी बात बताने ही वाला था कि तभी उसके बगल में खड़े जो माओ ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, पवित्र प्रभु, ये ली चेन है, पिंगजियांग प्रांत के चीफ कांस्टेबल। ये मेरे पुराने मित्र हैं। इनका यहाँ आने का कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। ये सिर्फ महामारी की जांच करने आए हैं। कृपया इन्हें क्षमा करें। ली चेन आगे बढ़ा और बोला, मैं पिंगजियांग प्रांत का चीफ कांस्टेबल ली चेन हूँ। मैं वेई मैजिस्ट्रेट के आदेश पर चिंगजियान गांव की महामारी की जांच करने आया हूँ। यहाँ आपके होने और गांव वालों द्वारा मंदिर बनाकर आपकी पूजा करने की बात सुनी। मुझे संदेह हुआ कि कहीं कोई ईविल कल्ट लोगों को बहका तो नहीं रहा, इसलिए बिना अनुमति के जांच करने चला आया। यदि मैंने आपका अपमान किया हो तो क्षमा करें। मैंने शांत स्वर में पूछा, ईविल कल्ट? जरा बताओ। सिर्फ इसलिए कि गांव वाले मंदिर बना रहे हैं और महामारी ठीक हो गई, तुमने कैसे मान लिया कि मैं ईविल कल्ट हूँ? ली चेन ने गंभीरता से कहा, महामारी का इलाज करना निश्चित ही पुण्य का काम है, लेकिन लोगों का बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर मंदिर बनाना और आपका अंधभक्ति से अनुसरण करना इतिहास में दर्ज ईविल कल्ट की कार्य प्रणाली से बहुत मिलता जुलता है। मैं शाही सरकार का चीफ कांस्टेबल हूँ। जनता की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए सावधान रहना मेरी जिम्मेदारी है। कृपया मेरी मजबूरी समझिए। गुफा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं, लेकिन मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो और जनता की चिंता करते हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ली चेन ने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसे अपने उस साथी की याद आई जिसे पिक्सियों ने उड़ा दिया था। उसने चिंतित होकर कहा, पवित्र प्रभु, हमारा एक साथी पहाड़ पर आपकी डिवाइन बीस्ट के हमले में घायल हो गया। शायद अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। मैंने कहा, तुम उसकी बात कर रहे हो? तभी जो माओ ने ताली बजाई और दो गांव वाले एक बेहोश कांस्टेबल को उठाकर गुफा के अंदर ले आए। मैंने फिर से हॉर्स टैलिस्मन की डिवाइन पावर सक्रिय की। सुनहरी रोशनी उसकी छाती पर पड़ी और कुछ ही क्षणों में उसकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ गईं। कांस्टेबल ने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? ली भाई, हम तो पहाड़ पर थे ना? ली चेन दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसे पूरी तरह स्वस्थ देखकर वह स्तब्ध रह गया। ये किसी सामान्य मेडिकल स्किल से संभव नहीं था। तभी जो माओ आगे बढ़ा और बोला, पवित्र प्रभु, अभी गांव वालों ने खबर दी है कि झाओ बाओ नाम का कांस्टेबल वेई मैजिस्ट्रेट की दी हुई टोकन लेकर डॉग बियर फोर्ट के डाकुओं के अड्डे पर गया था। लगता है वह डाकुओं से मिलकर कोई साजिश रच रहा था। क्या? ली चेन ने तुरंत झाओ हू की तरफ देखा और ठंडी आवाज में बोला, झाओ हू, तुम्हारा भाई डाकुओं के अड्डे पर क्या करने गया था? सच सच बताओ। झाओ हू का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोला, शायद गांव वालों ने किसी और को देख लिया होगा। मेरा भाई, उसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह काउंटी वापस गया है। वह कभी डाकुओं से नहीं मिलेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, गलत फहमी हुई है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया। एक ड्रोन धीरे धीरे नीचे उतरा। मैंने कहा, यह मेरी डिवाइन इन्वेस्टिगेशन आर्टिफैक्ट है। यह बीती हुई घटनाओं को भी दिखा सकती है। तुम्हारे भाई की हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। अगले ही पल ड्रोन से प्रकाश निकला और उसमें झाओ हू के भाई द्वारा पहाड़ पर ली चेन की हत्या करने की कोशिश का दृश्य दिखाई देने लगा। ली चेन पर मानो बिजली गिर गई। झाओ हू रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। ली भाई, मैं मजबूर था। वेई मैजिस्ट्रेट और उसके एडवाइजर ने धमकी दी थी कि अगर हमने आपको और गांव के मुखिया को नहीं मारा तो वे हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ली चेन ने गुस्से से पूछा, और क्या क्या करने को कहा था? झाओ हू कांपते हुए बोला, बस इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि ब्लैक बेयर के साथ मिलकर पूरे चिंगजियान गांव का नरसंहार करना है। काम पूरा होने पर 100 टाइल चांदी इनाम में देने का वादा भी किया था। यह सुनते ही गुफा में हंगामा मच गया। सभी कांस्टेबल और गांव वाले वेई मैजिस्ट्रेट को कोसने लगे। ली चेन ने झाओ हू को छोड़ दिया और जो माओ के कंधे पकड़कर बोला, जो भाई, तुरंत गांव वालों को यहाँ से हटाओ। ब्लैक बेयर के गिरोह में 300 से ज्यादा डाकू हैं। अगर वे हमला कर दें तो पूरा